हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज हम आपको कराने वाले हैं एलएलबी थर्ड ईयर। सेम है आपका फिफ्थ, कोड आपका 5005, एक्ट है आपका ड्राफ्टिंग लॉ या ड्राफ्टिंग ऑफ प्लीडिंग लॉ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आज आपका 12 नंबर का क्वेश्चन है। अब से पहले मैं प्ले लिस्ट में आपके काफी क्वेश्चन करा चुका हूं। ठीक है। प्ले लिस्ट में जब आप जाओगे तो कुछ क्वेश्चन आपको सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड 5001 के आपको क्वेश्चन दिखेंगे और कुछ क्वेश्चन आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के दिखेंगे जो हमारे 3003 के होते हैं। ठीक है, यानी हमारे थर्ड सेम के। तो आप ये ना सोचना कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ थर्ड सेम का इसमें क्यों ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर जो आपकी रिट है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में आपकी क्या है, रिट। उन रिटों को मैंने यहाँ पर ऐड किया है और कुछ क्वेश्चन आपके यहाँ से थे सीपीसी से, सिविल प्रोसीजर कोड से। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, नॉलेज के लिए भी और आपकी एग्जाम थ्योरी के लिए भी। ठीक है। दूसरा, एग्जामिनर आपका सेम फिफ्थ से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन कर सकता है आपसे। ठीक है। उसी प्रकार से आपका जब कॉलेज में वाइवा होगा तो वहां पर भी एग्जामिनर आपसे कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर सीपीसी और आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ऐड किया है। ये तो थी हमारी बेसिक नॉलेज जो हमने आपको दी है। अब अपने क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है क्या आज का हमारा? क्वेश्चन नंबर हमारा 12, इसे देखते हैं। जैसा कि आपको पता है, मैं पहले स्टार्टिंग में एक कोई एग्जाम्पल देता हूं और एग्जाम्पल के बाद मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। ठीक है। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं। ए है और बी है। ठीक है। ए और बी के बीच कोई हो जाता है विवाद। ठीक है। क्या होता है? विवाद। ए और बी के बीच में जब विवाद होता है तो हम यहां पर बी पक्ष को लेंगे। ए के द्वारा ए के द्वारा क्या होता है, बी की जो हड्डी टूट जाती है, बी की टूट जाती है हड्डी, यानी फ्रैक्चर हो जाता है, टूट जाती है। ठीक है। ये जो बी है ये क्या करता है? FIR, प्रथम सूचना रिपोर्ट या FIR का फुल फॉर्म होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इसके आधार पर ये FIR करता है और पुलिस ए को क्या है, अरेस्ट कर लेती है। ठीक है। अरेस्ट करके इसे जेल में पहुंचा देती है। जब ये व्यक्ति ए जेल में होता है तो इसकी तरफ से इसका जो एडवोकेट होता है ये एक रिट बना, मतलब एक सूट दायर करता है। ठीक है। या एक वाद पत्र लिखता है या आप याचिका भी कह सकते हो, याचिका लिखता है। उस याचिका में इस ए को छुड़ाने के लिए कुछ प्रावधान करता है, कुछ नियम लगाता है, कुछ अपने कथन वहां पर व्यक्त करता है। वो कौन से कथन है, क्या रूल लगाता है, क्या बातें करता है, क्या लिखता है, क्या नहीं लिखता है, वो सब चीज हम अपने क्वेश्चन के आंसर के द्वारा समझेंगे। ठीक है। ये एक एग्जाम्पल था, छोटा सा प्यारा सा। और दूसरी बात, इसमें आपके हजारों हजार एग्जाम्पल, अपवाद, कोई भी अन्य तथ्य हो सकते हैं। ठीक है। आप किसी एक चीज को सर्वथा सत्य मानकर मत बैठ जाना। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया था। ठीक है। आगे चलते हैं, अपने क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है 12। क्वेश्चन में चलने से पहले देखो, बीच में आपको फिर परेशानी होगी। रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस नाम से हमारा एक व्हाट्सअप चैनल भी है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसे आप फॉलो कर लेना, जहां आपको लॉ से रिलेटेड नोटिफिकेशन, अपडेट एंड न्यूज़ प्रोवाइड कराए जाएंगे। अगर आपको लिंक नहीं मिलता है तो दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके हमसे लिंक ले सकते हो। यहाँ आप किसी भी कॉलेज से, किसी भी सेमेस्टर से, या आप लॉ कर चुके हो, कोई भी हो, आपके लिए यहाँ पे लॉ से रिलेटेड चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी। अगर किसी स्टूडेंट को हमारे PDF नोट चाहिए तो दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके हमसे परचेज कर सकता है। ठीक है, यानी खरीद सकता है।
अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आज का हमारा 12। ए और बी के बीच, ए और बे के बीच लड़ाई में बे का हाथ टूट जाता है। यहां पे लिख लेना, टूट जाता है। पुलिस ए को गिरफ्तार कर लेती है। ए के लिए जमानत पत्र लिखिए। ठीक है, ए के लिए एक जमानत पत्र लिखिए। ये इंग्लिश में है हमारा। ड्यूरिंग ए फाइट बिटवीन ए एंड बी हैज इज फ्रैक्चर्ड, पुलिस अरेस्ट ए, ड्राफ्ट ए बेल एप्लीकेशन फॉर ए। आगे चलते हैं। या इस क्वेश्चन को एग्जामिनर इस प्रकार से पेश कर देगा आपको दूसरी तरीके से, जो व्यक्ति जेल में है उसकी ओर से जमानत का प्रार्थना पत्र लिखिए। भाई जो व्यक्ति जेल में चला गया है वो अपने लिए तो जमानत पत्र लिख नहीं सकता है। दूसरा, कभी कोई व्यक्ति स्वयं के लिए नहीं लिखता है, भाई वो तो जेल में है। अब इसका क्या कौन लिखेगा? भाई अधिवक्ता, यानी वही लिखेगा। तो अधिवक्ता जमानत पत्र कैसे लिखेगा? वो तो जेल चला गया, उनकी लड़ाई झगड़ा हुआ था, जो भी है वो अब आगे अपनी याचिका में लिखेगा, जमानत पत्र में लिखेगा। कौन? अधिवक्ता। ये हमारा क्वेश्चन है दूसरा, जो इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है इसी का। ड्राफ्ट ए बेल एप्लीकेशन ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन हु इज इन जेल। आगे है हमारा अभियुक्त तो जेल में है, ठीक है। न्यायालय श्रीमान जुडिशियल मजिस्ट्रेट मेरठ, अपराध संख्या XYZ आपकी कुछ भी हो सकती है, सन आपका XYZ कुछ भी हो सकता है। 2025 कर लो, इस समय हमारा 2025 चल रहा है। आप भी 2025 ही करके आना एग्जाम में, ठीक है। आपके जितने भी यहाँ पर विलेख आए वहां पर अगर डेट भरने को आए तो 2025 भरना आप सब, ठीक है। सरकार बनाम अभियोजक। देखो वो जेल में जा चुका है तो FIR केस था। जब FIR केस होता है तो हमारा यहाँ पर सरकार केस होता है। स्टेट बसेस जो भी हमारा XYZ जो यहाँ पर अभियोजक होता है, ठीक है। अगर स्टेट केस नहीं होता है तो यहाँ पर दोनों के नाम होते हैं जो मजिस्ट्रेट केस होते हैं, ठीक है। आगे, बनाम ए, पुत्र बै, आयु X, निवासी Y, अभियुक्त यानी प्रार्थी। अब आप यहां पर एक पॉइंट और लगाओगे लॉजिक कि सर ए ने, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, जो ए है इसने किसका हाथ तोड़ा था? बे का हाथ तोड़ा था, और बे को ही तुमने इसका पिता बना दिया। भाई एक नाम के और भी व्यक्ति हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ए के पिता का नाम भी बे है और जिसका हाथ टूटा है उसका नाम भी बे है। तो इससे आप परेशान ना हो ना, आप अपनी तरफ से यहां पर और भी कुछ लिख देना, कैसे डे, जो भी आपका मन करे। आगे चलते हैं। अंतर्गत धारा 117 उपधारा 2 BNS हमारी भारतीय न्याय संहिता के द्वारा, जो हमारा 2023 से लागू है, जो आया है। अभियुक्त की ओर से जमानत पत्र कौन लिख रहा है? ये अधिवक्ता लिखेगा, और है किसकी ओर से? अभियुक्त की ओर से। आगे चलते हैं, समझते हैं। वो अभी तक हमने क्या देखा है? ये सब बायोडाटा है, हमने यहां पर देखा। अब वकील जो है हमारा क्या लिखता है उसे जमानत के लिए, उसे देखते हैं। नंबर 1 का पॉइंट है हमारा, प्रार्थी निम्नलिखित निवेदन करता है। नंबर 1, यह कि प्रार्थी दिनांक X को भारतीय न्याय संहिता की धारा 117 उपधारा 2 के अंतर्गत थाना कोतवाली मेरठ की पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। सबसे पहले तो यहां पर यह लिखेगा कि उसे गिरफ्तार कब किया गया है और किस धारा में गिरफ्तार किया गया है और किस थाने की पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। दूसरा, यह कि प्रार्थी को इस इल्जाम में झूठा फंसाया गया है जिसका कारण पुरानी रंजिश है। अधिवक्ता कह रहे हैं जो मेरा क्लाइंट है ए, जो इस समय वर्तमान समय में जेल में है,
उसको झूठा रंजिश के तहत फंसाया गया है। ठीक है। तीसरा नंबर का पॉइंट है यह कि प्रार्थी के साथ लड़ाई में अभियोगी का हाथ नहीं टूटा है, अभियोगी का हाथ ठोकर लगने के कारण टूटा है। मतलब जो इन्होंने केस में बोला है एफआईआर में कि अभियुक्त जो मेरा क्लाइंट है उसके द्वारा इनका हाथ टूटा है, ए के द्वारा हाथ टूटा है, ये झूठ है। इसका हाथ ठोकर लगने की वजह से, गिरने की वजह से टूटा है और नाम मेरे क्लाइंट पर लगा दिया है। आगे फोर्थ नंबर का पॉइंट है यह कि प्रार्थी एक दुकानदार है और दुकान चलाकर ही अपने बच्चों का पेट पालता है, पालन पोषण करता है। फिफ्थ नंबर का पॉइंट है यह कि धारा 117(2) में अपराध न तो मृत्यु दंड से और न ही आजीवन कारावास से दंडनीय है। मतलब इस प्रकार का कोई अपराध नहीं है कि उसे आजीवन कारावास या मृत्यु दंड दिया जाए, इसलिए उसे छोड़ा जाना चाहिए। ठीक है। 6 नंबर का पॉइंट है यह कि प्रार्थी को जमानत पर छोड़ दिया जाएगा तो वह केस की कार्रवाई में बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। और दूसरी बात, हम सशर्त बोल रहे हैं, जमानत दे रहे हैं कि जो हमारा क्लाइंट है, जो प्रार्थी है, जो वर्तमान समय में जेल में है, अगर आप उसे जमानत दोगे तो ना तो वो कार्रवाई में बाधा डालेगा, ना ही किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न करेगा, ना साक्ष्यों को नुकसान पहुंचाएगा। अगर कोई है तो वो अपने बच्चों का भरण पोषण करता रहेगा, क्योंकि वो एक छोटा और गरीब व्यक्ति है, दुकानदार है। ठीक है। 7 नंबर का पॉइंट है यह कि प्रार्थी एक सम्मानित व्यक्ति है, यानी समाज में एक उसकी प्रतिष्ठा है, और अगर वो ज्यादा दिनों तक जेल में रहा तो उसका जो प्रतिष्ठा है कलंकित हो जाएगी और ज्यादा। और जमानत स्वीकृत किए जाने के लिए सम्मानित प्रतिभूति देने को तैयार है। मतलब जो जमानत के लिए जो कागज लगते हैं, जो गवाह लगते हैं, उसको प्रतिभूतियों को देने के लिए वो तैयार भी है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना की जाती है कि प्रार्थी की जमानत उन शर्तों पर मंजूर की जाए जिन्हें न्यायालय उचित समझे। और एक बात और कहता है अधिवक्ता कि हम सिर्फ याचिका कर रहे हैं, हम कोई आपको आदेश या मतलब कोई प्रेशर नहीं दे रहे हैं। न्यायालय उचित समझे, और न्यायालय इन धाराओं में, अगर आप उचित समझो, धाराओं में उचित समझो, तो उसे छोड़ने की कृपया करें। ठीक है। हम अपने याचिका में, अपने शब्दों में विनम्रता रखेंगे कोर्ट के अंदर जब हम अपील कर रहे हैं। अगर हम थोड़ा गुस्सा दिखाएंगे या अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे तो हमारी याचिका खारिज भी हो सकती है। तो वहां पर हमें क्या है, विनम्रता भी दिखानी है। दिनांक XYZ आपका कुछ भी हो सकता है। प्रार्थी यहां पर ढक गया है हमारा। अभियुक्त द्वारा श्री एडवोकेट, यहां पर श्री काट लेना, एडवोकेट ही आएगा। ठीक है। नोट महत्वपूर्ण है ये, इसे पढ़ते हैं। यदि अपराध सामान्य रूप से गंभीर प्रकृति के हैं तो उनमें जमानत का प्रार्थना पत्र असिस्टेंट चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, देखो गंभीर प्रकृति के हैं तब, कैसे हैं, गंभीर प्रकृति के, तब कहां जाएंगे, ये यहां पर जाएंगे। ठीक है। और यदि बहुत ही गंभीर प्रकृति के हैं, बहुत यानी बहुत ज्यादा गंभीर प्रकृति के हैं, जैसे हत्या, डकैती आदि, तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को दिया जाएगा। गंभीर प्रकृति के हैं तो हमारा असिस्टेंट चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को जाएगा। लेकिन बहुत ही गंभीर प्रकृति के हैं तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को दिया जाएगा। ठीक है। उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। समझाने का प्रयास किया है, वैसे ज्यादा कोई टफ इसमें था नहीं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आपने वीडियो को अंत तक देखा है, मुझे अच्छे से सुना है, उसके लिए धन्यवाद। और ये हमारा जो है चैनल है, इसको भी सब्सक्राइब कर लेना और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करो। आप लाइक नहीं करते हो, प्लीज लाइक कर दिया करो। ठीक है।
आपने वीडियो को अंत तक देखा, मुझे अच्छे से सुना, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।